हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये जो वीडियो है आपकी आरटीआई से रिलेटेड है और काफ़ी लोगों ने मैंने बीते 1-2 सालों में देखा है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जो पुरानी वाली आरटीआई की वीडियो है कि जो विलेजेस से रिलेटेड है उसमें, और विलेजेस में कि हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके बारे में हम कैसे पता करें कि हमारी अब है या नहीं, उसका प्रोसीजर क्या होता है आरटीआई लगाने का, साथ में कि जो हमारा खसरा नंबर होता है और बाकी चीज़ें होती हैं उनकी डिटेल्स हमें कैसे पता चलेंगी, और जो हमें फ़ंड आता है हमारे ग्राम पंचायत में फॉर वेरियस रीज़न की इसमें खर्च करो, तो वो हमारा जो प्रधान है वो उसमें खर्च नहीं कर रहा है, तो इसकी हम जानकारी कैसे लें कि 5 साल हो गए हैं कोई भी उसमें तरक्की देखने को नहीं मिली है हमें अपने गांव में, तो वो जो अमाउंट आया है उसका अमाउंट कितना है, उसने कितना स्पेंड कर दिया है इन सारी चीज़ों में। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं लाइक शौचालय बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मनरेगा के लिए और छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी लोगों के मैंने इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। स्पेशली वो बोलते हैं कि हमें हिंदी में आरटीआई लिखनी है और हम ये भी नहीं जान पा रहे कि हमें लिखना क्या है, प्लस हमें इसे भेजना किस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमें भेजना है उसका पीआईओ जो होगा, जन सूचना अधिकारी, कौन होगा। गांव वाले के केस में हमें नहीं समझ में आता है। तो ये वीडियो आपकी बेसिकली इसी चीज़ के लिए है कि गांव में हमें पहली बात की रीजंस कौन से होते हैं जिसके लिए हमें आरटीआई लगानी होती है। तो इस वीडियो में आपको लास्ट में आरटीआई लगाने का प्रोसीजर, साथ में हिंदी में मैं खुद भी लिख के दिखा दूंगी कि कैसे कैसे लगानी है। बेसिकली सेम टू सेम यही चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी ये बदल जाएंगी कि जो डिटेल होंगी वो आपके अपने गाँव की हो जाएंगी। बाकी जो प्रोसीजर होता है लगाने का वो सेम ही है। अगर इसको फॉलो करना चाहो तो एक नॉर्मल फॉर्मेट भी है, वो फॉर्मेट भी दिखा दूंगी मैं, उसको फॉलो करके भी लिख सकते हो। और किसी को अगर सही में ये भी चाहिए कि हमें एक एक शब्द करके बताओ कि हम डायरेक्टली कॉपी कर लें उस चीज़ को, बस अपनी डिटेल्स को हम मॉडिफाई कर लें, तो वो भी आपको इस वीडियो में लास्ट तक मिल जाएगा। बस लास्ट में देखना है इसको। पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि गाँव जो पंचायत होता है उसमें हम ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन लिखा है। ऑनलाइन का मतलब आरटीआई चाहे ऑनलाइन लगाइए ऑफलाइन लगाइए, चीज़ें तो वही हैं। ऑनलाइन में ये है कि हमें टाइप वगैरह करना है, ऑफलाइन में ये होता है कि हमें डाक के थ्रू भेजना है, तो चाहे हम अपने उसे हाथ से लिख के भेजें या फिर हम उसको भी टाइप करके पेपर पे निकला के भेजें, तो ये हम इसमें ऑफलाइन भी लिख सकते हैं। तो जो रीजंस हैं लगाने के वो तो दोनों में ही सेम होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाँव के केस में हमें आरटीआई लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत उसको ही पड़ती है जिसके ऊपर बीतती होती है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि किसी को जानना हमारी पुश्तैनी ज़मीन क्या है। अब कोई उस चीज़ से सफ़र कर रहा होगा कि भाई हमें समझ में ही नहीं आ पा रहा है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे पुराने परदादा दादाओं के पास ज़मीन भी थी, क्या पता हो। और उस कभी कभी मन में क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाँ क्या पता हमें पता ही नहीं चल पाया हो, हम बाहर रह रहे हैं, अपने गांव से काफ़ी टाइम से दूर रह रहे हैं, या फिर हम कभी कभी ऐसा होता है आउट ऑफ द कंट्री रह रहे होते हैं और हम कभी लौट के आए होते हैं और कोई हमें अचानक से आसपास से बोल दे कि यार तुम्हारे दादा परदादा की तो इतनी ज़मीन थी, तो फिर हमारे मन में तब क्वेश्चन आता है अच्छा हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो यार थोड़ा सा कि ढूंढ लेते हैं, पता कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन आते हैं कि ढूंढें कैसे, पता कैसे करें। तहसील में जाके डायरेक्टली तो पूछेंगे नहीं कि बता दो हमारे दादा परदादा की ज़मीन क्या थी, या अपने पटवारी से जाके भी हम नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि पटवारी की तो पोस्ट है ना भाई, वो 4 साल 5 साल जब भी हो उसको तो ट्रांसफ़र हो जाना है, वो कौन सा उस टाइम से अब तक बैठा हुआ है। तो कितने पटवारी बदल गए ऐसे, तो हम डायरेक्टली इन सब चीज़ों के आंसर वर्बली नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई हमें इसके बारे में बता सकता है। बता कौन सकता है, सिर्फ गांव के पुराने जो कोई होंगे वो हमें थोड़ा हिंट दे सकते हैं कि देखो तुम्हारी इस एरिया में ज़मीन थी, इसका थोड़ा पता वता लगा लो। तो पता लगाने का अब एकमात्र हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है, आरटीआई का ही, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो एक ये पुश्तैनी ज़मीन वाला हो गया। ऊपर सेकेंड, हमारे गाँव में जो स्थिति है वो ख़राब है। गांव की हम देख रहे हैं रोड वगैरह में कोई मेंटेनेंस ही देखने को नहीं मिल रही है, रोड ख़राब होती हुई पड़ी है। पैसा तो हर बार आता है पर गड्ढे सही नहीं हो रहे हैं रोड के, या फिर कभी भी उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, और आप लोगों ने बहुत बार उसकी कंप्लेन कर दी है। उसका रीज़न है, और सिर्फ ये हमारी रोड से रिलेटेड नहीं है, कभी कभी शौचालय के लिए पैसा आ रहा है। कितनी सारी स्कीम चलती हैं गवर्नमेंट की, कभी स्टेट गवर्नमेंट की भी चलती हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आती हैं जो गांव की तरक्की के लिए आती हैं। पता हमें होता है कि आई हैं, लेकिन हम उस पर किसी भी प्रकार का काम होते हुए नहीं देख रहे होते हैं। तब भी हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि पैसा गया कहाँ, पैसा आया कितना था। पहली बात, इन लोगों ने, जो ग्राम प्रधान है, पूरा पंचायत की टीम है, इन्होंने कितना उस पर खर्च कर दिया, बचा कितना है। ऐसे 100 क्वेश्चन माइंड में आ रहे होते हैं। और जो एक्टिव बंदा होता है गांव का,
कोई कोई किसी न किसी गांव में कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं ना जिनको होती है थोड़ी तड़प टाइप की कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। तो उनके मन में भी आता है कि मुझे तो आरटीआई लगानी है, मुझे तो जानना है कि क्यों हमारे गांव में कुछ हो नहीं रहा और ये प्रधान के घर में क्यों सारा पैसा इकट्ठा होते जा रहा है। लाइक ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चंस, ठीक। प्लस वही खराब परिवहन, वही हो गया, रोड वगैरह अच्छी नहीं है। धनराशि के उपयोग के बारे में पूछताछ करनी है आपको। धनराशि आई तो थी, सरकार ने दी तो थी, पर चली कहाँ गई करके। गांव के विकास के बारे में जानकारी लेनी है कि अभी तक आपने कितना विकास इसमें कर दिया है। मान लीजिए कोई बाहर से आया है, कोई दूसरी सिटी में रहता था बंदा और वो फिर अपने गांव में आया और वो देखना चाहता है कि बीते 5 से 10 साल में हमारे गांव में कितना विकास हुआ है, कागजी तौर पे अलग से और रियलिटी में अलग से। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बिठाने के लिए वो आरटीआई लगा सकता है। प्लस काम के लिए पैसे खर्च किए जाने के बारे में, वही जो मैंने पहले बताया कि कितना अमाउंट आया था और कितना आपने खर्च कर दिया है, कितना आपने अपने पास रख लिया है, उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे कि हमारा प्रधान ऐसा है, हमारा प्रधान वैसा है और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उसके पास कितना फंड आया था और उसने इतना ही कम क्यों स्पेंड किया है कि बस एक हमारी रोड के 2-3 गड्ढे ही भरे हैं, लेकिन बोलता है कि पैसे खत्म हो गए करके। तो हमें ये जानना है कि टोटल आया कितना था, क्या इतना ही आया था कि 2-3 गड्ढे ही भर पाएँ करके। फिर है लोग शिक्षित हैं या नहीं, इसके बारे में पूछताछ कि हमारे गांव की वैसे करके कितनी तरक्की हो रही है सोशली लेवल पे, मतलब एजुकेशन कितना अच्छा स्तर बढ़ रहा है और सफाई में कितना अच्छा स्तर हो रहा है। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में अगर हमें जानना है। और भी अन्य बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जो शायद मेरे दिमाग में अभी ना आ रहे हों, लेकिन जब आप उस स्थिति में फंसे हुए होंगे आपके दिमाग में आएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बेसिक सी आरटीआई लगानी है और ज़्यादा रुपये भी खर्च करने की नीड नहीं है। अगर मन में कभी कोई शंकाएं आएँ और इस चीज़ के बारे में जानना, वो आपका अधिकार है और उसके लिए हमेशा कार्यरत होना चाहिए। प्लस एक और चीज़ें हैं कि हमें किस तरीके से हम आरटीआई लगा सकते हैं, मतलब हम लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। कुछ वैसे प्रचलित क्वेश्चंस भी होते हैं ऑफलाइन के लिए भी। तो जैसे कि गाँव का जो पंचायत है उसके खिलाफ आरटीआई दायर की जा सकती है, तो हाँ की जा सकती है बिल्कुल। फिर है कि सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता को पंचायत से क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। मतलब अगर आप आरटीआई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो पंचायत में आपने लगवाई है उससे क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। सारी सुविधाएं वही हैं जो आपने बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछे, उनका पहली बात तो आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, जो जो चीज़ों से आप लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, जिन पे कार्य आपका देखने को नहीं मिल पा रहा है, फिर वो थोड़े से अवेयर हो जाएंगे, वो आपको कार्य करके दिखाएंगे और वो एक बेनिफिट हो गया। सेकेंडली, अगर मान लो कोई आपका ही काम अटक गया है, आपका कुछ वो आपका फ़ायदा ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप उनके चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं कि किसी भी काम में अटके हुए, तो आरटीआई लगाओगे तो वो वैसे भी थोड़ा उस मामले में भी अवेयर हो जाएंगे, तब भी आपका काम थोड़ा जल्दी से करके देंगे। तो सुविधाएं तो बेसिक है ना। और अगर जनहित में लगा रहे हैं तो एक और फ़ायदा है कि मान लीजिए आपने इसी चीज़ से रिलेटेड लगाई है कि रोड वगैरह नहीं बन रही है, तो अगर इस चीज़ की पोल पट्टी खुलती है तो पूरी रोड बनेगी और शौचालय वाला जो बात है उसमें भी वो भी काम आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ आपका ही नहीं, वो पूरे गांव का फ़ायदा भी हो सकता है अगर जन उसमें लगी हुई हैं वो सारी आपकी आरटीआईज़। फिर है गांव पंचायत के विरुद्ध आरटीआई की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया आपको लास्ट में मिल जाएगी आराम से। फिर है क्या मैं अपनी गांव पंचायत के फंड के संबंध में आरटीआई दाखिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। पंचायत राज्य में गांव पंचायत के संबंध में आरटीआई दायर करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी कौन है? तो ये मैं आपको दिखा दूंगी उसमें कौन है। जन सूचना अधिकारी ही होता है बेसिकली, और कोई नहीं होता है। पीआईओ जिसको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं। और मैं पंचायत स्तर पर आरटीआई का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकते हैं वो हमने पहले ही बता दिया कि बहुत सारे रीजंस हैं। जो जो मन में ख्याल आए, जिन जिन चीज़ों में फंस जाओ, जितने क्वेश्चन आए, सबके आंसर पाने के लिए आप उसके लिए आरटीआई लगा सकते हो। फिर है कि मैं किसी व्यक्ति को अवैध घर की ज़मीन की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई कैसे दायर कर सकता हूँ? दायर करने का प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ हमारे क्वेश्चंस बदलते हैं, प्रोसेस सेम रहती है और हमारी डिमांड्स, हमारी जितने चीज़ें होती हैं वो बदलती हैं, और तो कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि क्या मैं ये जानने के लिए किसी ग्राम पंचायत अधिकारी, मतलब जो कर्मचारी है, उसके खिलाफ आरटीआई दायर कर सकता हूँ कि इस पद पर रहने का उसका अधिकार क्या है? क्वेश्चंस तो कुछ भी हों, उसके बारे में हम पूछ सकते हैं आरटीआई में। हद क्या होगा अगर वो आंसर देने के लिए काबिल नहीं होंगे। कुछ कुछ ऐसे होते हैं प्रश्न जिनके लिए वो बाध्य नहीं है कि हमें आंसर देना ही देना है, तो ठीक है, आपको आंसर नहीं मिलेगा, बात ख़त्म। लेकिन मोस्टली केसेस में तो आंसर्स मिलते ही हैं।
जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हो, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं। बाकी मोस्टली केसेस में आरटीआई पे जवाब मिलते ही हैं। फिर है आरटीआई के तहत ग्राम पंचायत से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया लास्ट में मिल जाएगी। तो बस मैं अब टाइम ख़राब करते हुए नहीं आपको डायरेक्टली वो दिखा देती हूँ कि फॉर्मेट क्या है, और फिर लिख के भी दिखा दूँगी। तो जिसको फॉर्मेट से काम चल रहा है ठीक है, जिसका एक एक वर्ड वाला सीन है वो लास्ट तक उसको बिल्कुल दिख सकता है। तो पहले ये तो देख लेते हैं पंचायत के लिए आरटीआई कैसे लिखें। ठीक है, यदि आप अपनी ग्राम पंचायत के संबंध में आरटीआई दाखिल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्रथम सूचना अधिकारी कौन है, तो आसान तरीके से आपको बता देते हैं कि आरटीआई अधिनियम के तहत जो निर्धारित अपेक्षित आपका आवेदन जिला लोक सूचना अधिकारी होता है वही आपका पीआईओ है। ठीक है, इसके केस में, और अपने क्षेत्र के उपायुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट के अपेक्षित कार्यालय में जमा करें। देखो, आरटीआई लगाने में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें लगानी किसको है। अगर कभी मतलब कोई और डिपार्टमेंट भी है, चलो ये तो गांव का केस था, विलेज का केस था, कुछ समझ में नहीं आए ना, तो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के नाम पे लगा दो, उसका जन सूचना अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अपनी जो लेटर होगा ना उस लेटर में ये मेंशन कर दो कि इससे उपयुक्त या इससे रिलेटेड जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उसको प्लीज़ ये हमारा लेटर फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, वो लोग खोलेंगे, वो लोग देखेंगे कि नहीं ये हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो उसको फॉलो अप कर देंगे आगे को, नेक्स्ट जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी आरटीआई है। तो ये सिर्फ वो केस है जिसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आपका अधिकारी है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, जहाँ भेजना है तो जिला मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, लेकिन अंदर जरूर मेंशन कर देना कि रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है आप उनको। वैसे भी नहीं भी लिखते हैं तब भी वो आपकी डिटेल्स को पढ़ के उस डिपार्टमेंट को फॉलो कर देते हैं। दूसरा, अगर करेक्ट जानना है तो देखो जिला लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी करके हम लिखते हैं, आगे हम देखेंगे वैसे कैसे लिखनी है। साथ में जो, क्योंकि आप अपना जो मेल लेटर लिख रहे हो ना, क्योंकि जो हम अंदर डिटेल्स डालेंगे ना अपने लेटर में अपने बारे में, और हम किस गांव से बिलोंग करते हैं, क्या हमारी समस्याएं हैं, क्या हमें जानकारी चाहिए, तो उसमें हमारी मोस्टली डिटेल्स आ जा रही हैं। तो उस हिसाब से ही आपकी आरटीआई फॉलोअप हो जाती है। और वो उसकी, जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसे गांव के उसको भेज दिया जो आपके एरिया के अंदर नहीं आता, वो आपकी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, तो वो आपकी आरटीआई खोलेंगे, पढ़ेंगे, और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई होंगी कि फलाना हमारा गांव है, इसके अंदर हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वो उस हिसाब से उनकी नॉलेज में जो डिपार्टमेंट होगा जो इसको देख रहा होगा वो वैसे करके भी भेज देंगे। जिला मजिस्ट्रेट की बात नहीं कह रही हूँ, नॉर्मल लोक सूचना अधिकारी को कह रही हूँ, जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट का होगा या फिर दूसरे इस गांव जो पंचायत है उसके अलावा हैंडल कर रहा हो, मान लो आपके एरिया का ना हो कि दूसरे एरिया का हो, तभी वो आपके वाले को भेज देगा। फिर हमें एडिशनली और क्या चीज़ चाहिए, हमें एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी चाहिए। तो पोस्टल ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्टल ऑर्डर ही चाहिए, साथ में दूसरा और भी चल जाता है, लाइक डिमांड ड्राफ्ट भी चल जाता है, चेक भी चल जाता है, कैश नहीं चलता। कैश अगर हम सोचें कि कैश 10 रुपये हम अपने पोस्ट में डाल के भेज दें तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है कैश जो आप भेज रहे हो, पहली बात तो भेजना इलीगल है, दूसरी बात जो कैश है उसकी क्या वो है कि आपने उसको भेजा है करके। कैश में हमें सिर्फ ये अलाउ होता है कि जैसे हमने किसी ऑफिस को विजिट किया है और हम आरटीआई अपने हाथ में लेके जा रहे हैं, दूसरे हाथ में अपने कैश लेके जा रहे हो, तो जब आप उस लोक सूचना अधिकारी या फिर उसके कार्यालय में रिसीविंग होगी ना, तो तब उसको 10 रुपये दे दो। तो वो 10 रुपये के टाइम पे आपको क्या देगा, एक रसीद देगा। वो रसीद में वो आपको पूरा तारीख वगैरह जितनी उसमें डिटेल्स डलती हैं वो करके देगा, जिससे आपका प्रूफ है कि आपने इसकी जो मिनिमम फ़ी होती है 10 रुपये की वो पे कर दी है, उसके लिए चाहिए। अगर आपने डायरेक्टली 10 रुपये लेके भेज दिया उसमें जो आपका पोस्ट है, तो फिर क्या प्रूफ है कि आपने 10 रुपये भेजा था। तो अगर आपकी मान लो आरटीआई का आपको जवाब नहीं मिला और आपको 30 दिन के बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को दोबारा भेजना है कि मुझे जवाब नहीं मिला, तो क्या प्रूफ दोगे कि आपने पहले भेजी थी, पहले वाले का क्या नंबर है, क्या उसका संकलन संख्या है, क्या उसका वो है। तभी तो पोस्टल ऑर्डर की जो पहला पोर्शन होता है वो अपने पास रख लेते हैं, और जब हमें दूसरी टाइम हमारी आरटीआई का जवाब ना मिले तो हम जब उसको भेज रहे होते हैं तो वो पहले वाले का हम नंबर जो है मेंशन करते हैं कि हमने इस पहले वाले में इस नंबर से हमने आरटीआई लगाई थी और हमें इसका जवाब नहीं मिला, इसलिए कभी भी कैश में नहीं भेजना चाहिए।
भेजना ही इलीगल है, माना ही नहीं जाएगा। ऐसा लगेगा आपने 10 रुपये पे ही नहीं किए, भले वो आपके उसमें से 10 रुपये निकाल रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं माना जाएगा। एक और चीज़ है, आरटीआई में लिखते वक्त ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वर्ड्स डालने हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्ड डालने हैं। जैसे बोलते हैं ना फॉर्मल वर्ड डाल रहे हो, भाई हिंदी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो तभी जवाब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में भी आरटीआई लगा, जवाब वो तब भी देंगे। कोई इसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए होती हैं। इम्पॉर्टेंट है कि सही जगह भेजी गई हो, सही क्वेश्चंस के साथ भेजी गई हो जो आपको पूछने थे, और सही आपने उसमें डिटेल्स डाली हो कि भाई ये मेरी एरिया। अब क्योंकि अगर अपनी पर्सनल, तो अपनी डिटेल्स भी आप बिल्कुल सही तरीके से तो डालेंगे। खसरा नंबर या फिर कुछ भी आपका मन में क्वेश्चन है कि मुझे पुश्तैनी ज़मीन के बारे में जानना है, तो मेरी पुश्तैनी ज़मीन के बारे में जानना है ना, तो अपनी डिटेल्स तो बिल्कुल परफेक्टली दोगे ना। तो वो यही है कि हमेशा डिटेल्स सही होनी चाहिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही होनी चाहिए जो आप पूछना चाह रहे हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 ही पूछ सकते हैं, जितने आपके मन में आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन पूछने हैं, 10 पूछ लीजिए। तो अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक आरटीआई को कैसे लगाना है। बहुत नॉर्मल सी होती है आरटीआई, इसमें कुछ ज़्यादा सजाना धजाना या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या फॉर्मल वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने होते हैं। सो ये है आपका फॉर्मेट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक एक शब्द लिख के दिखाऊं ताकि आप उसको कॉपी कर लें और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पूछना है या फिर आपकी आरटीआई कुछ और चीज़ से रिलेटेड है तो आप अपनी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लें। तो बेसिकली हमें किसके बारे में देखना था कि गांव से रिलेटेड समस्याओं के लिए जो आरटीआई लगानी है उसका प्रोसीजर क्या है, उसके शब्द क्या होंगे। तो जो मेरे हाथ से लिखी जाएगी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी ताकि उसमें कोई भी आगे पीछे वाली चीज़ें ना हो। जैसे मैंने इस वीडियो में काफ़ी एडिशनल चीज़ें भी बताई हैं तो फिर मुझे उसमें बताने की नीड नहीं रहेगी। उसका पहला और लास्ट जो आपका वर्ड होगा वो पूरी की पूरी फॉर्मेट ही होगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा उसका। तो डायरेक्ट वो लोग जाके देख सकते हैं जिनको दिक्कत आएगी इसमें समझने में। वैसे अगर जिसका काम इससे बन जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक लेआउट पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, क्वेश्चन हमारे होंगे, जानकारी हमारी होगी, डिटेल हमारी होगी, सारी चीज़ें तो हमारी ही होनी है। तो बस हमें एक क्या ज़रूरत होती है, एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। तो फॉर्मेट इससे देख लीजिए। और उसके बावजूद भी अगर किसी को नहीं ही समझ आएगा कि हमें एक एक शब्द वाला चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें बस आपका फॉर्मेट ही फॉर्मेट होगा एप्लीकेशन का शब्दों के साथ। तो देखिए जैसे ये है, तो ये है आपका, ये लिखना कुछ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता ये जो पोर्शन है, क्योंकि ये एक कंप्लीट आपका डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मतलब इतनी बड़ी लाइन लिखने की नीड नहीं है। हमें स्टार्ट कैसे करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक सेवा में, और फिर हमारा जन सूचना अधिकारी, इतना ही शब्द लिख सकते हैं, या जन सूचना अधिकारी कार्यालय, सिर्फ इतना ही वर्ड लिखिएगा। और ये जो मैंने लिखा है इसको लिखने की नीड नहीं है। तो जन सूचना अधिकारी सेवा में के बाद ये आ जाएगा। फिर आपका तहसील कार्यालय हो गया, और तहसील कार्यालय के बाद यहाँ पूरा पता में आप पूरा कंप्लीट पता लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसानी होती है। इससे आपकी उसी पर्टिकुलर जगह पे जाएगी आपकी आरटीआई और वो लोग उसको टाइमली दे सकते हैं। तो पता तो आपको अच्छे से पता ही होगा आपके तहसील का, तो कंप्लीट पता लिख लीजिए। और पिन कोड मेंशन करना थोड़ा सही रहता है। उससे ये होता है कि मान लीजिए आपने अपना एरिया लिखा, अपनी जनपद लिख दिया, तो जनपद में तो बहुत सारी तहसीलें होंगी ना, और आपने तहसील का पता सही नहीं लिखा, सिर्फ जनपद करके मेंशन कर दिया, तो उस जनपद में कहाँ जाएंगी आपकी आरटीआई वो उसको बीच के माध्यम से पता चलेगा जो आपने मेन बॉडी लिख रखी है अपने एप्लीकेशन की। तो पिन कोड से ये होता है कि आपकी पर्टिकुलर उसी तहसील में ही जाएगी। अगर यहाँ पे थोड़ी गलती भी हो जाए किसी वजह से तो पिन कोड से वो तहसील से पता लगा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सब ये सारी चीज़ें मेंशन करें। फिर विषय लिख दीजिए। विषय में चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर विषय में एक छोटी सी लाइन भी लिखी जाती है कि 2005 आरटीआई अधिनियम के अकॉर्डिंग आरटीआई का आवेदन, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल विषय ही लिखना है कि हम आवेदन कर रहे हैं, एक हमने आरटीआई लगाई है और किसके अकॉर्डिंग, 2005 के जो एक्ट है आरटीआई का उसके अकॉर्डिंग। फिर आपने महोदय लिख दिया, ठीक है। अब जो ये होती है ना, ये होती है हमारी मेन बॉडी नीचे तक, जिसमें आपने अपनी क्या दी होती है, खुद की डिटेल दी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिटेल। साथ में इसी में हमने अपनी पूरी क्वेरीज डाली होती हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमें पूछनी है, चाहे एक पूछनी है चाहे हमें 10 पूछनी है, सारी की सारी क्या होती हैं, इसी में मेंशन होती हैं हमारी मेन बॉडी में। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि कृपया मुझे निम्नलिखित भूमि के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें जिसका विवरण नीचे दिया गया है। तो मतलब क्या था, ये भूमि का विवरण है जो इन्होंने दिया है।
और इनको क्या चाहिए, ये सारी जानकारियां चाहिए, ये इनको क्या करनी है, प्राप्त करनी है, ये इनके क्वेश्चंस है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि किसी के गांव का नाम कुछ और होगा, सर्वे नंबर अलग होगा, शीट नंबर अलग होगा, खसरा नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सबकी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको भर दीजिए। ये क्वेश्चन तो उसके लिए, या मतलब ये आरटीआई उसके लिए जिसको इससे रिलेटेड कुछ ऐसा सेम टू सेम डालना है। अदरवाइज ये एक सैम्पल है कि इस इंसान ने किस चीज़ के लिए लगाई है, कि उसे ये सारी चीज़ों की आवश्यक जानकारी चाहिए, कि उसे अपने अधिकारों के रिकॉर्ड की प्रमाणित जो है सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, म्यूटेशन रजिस्टर जो है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें क्या होता है म्यूटेशन में, जिसमें ट्रांसफ़र होती रहती है किसके बाद किस पे गई, बहुत सारे अन्य चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो मान लीजिए इस बंदे को अपनी भूमि के विवरण के बारे में डालना है कि मेरे से पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी, इस तरीके की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं ना, तो ये सर्टिफाइड कॉपी में मिल जाती हैं हमें तहसील से। तो इनको अपना मानचित्र मैप भी चाहिए था, अपनी जो भी इनकी भूमि होगी उसका कंप्लीट मैप जो होता है और दिखाया होता है उसमें कि कौन सी जगह पे क्या है करके, तो वो सब इनको चाहिए। तो ये इनकी डिमांड्स थी कि मुझे ये चाहिए। कितना बेसिक तरीके से लगाई हुई है आरटीआई, अगर आप देखेंगे तो सीधे लिख दिया कि मुझे इस तरीके की जानकारी प्राप्त करनी है, भाई मेरी इन्फॉर्मेशन ये है। चाहे तो आप इसमें थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डाल सकते हैं, जैसे नाम वगैरह की मैं रहता कहाँ हूँ, मतलब थोड़ा एड्रेस वगैरह ना, नाम के साथ एड्रेस वगैरह थोड़ा सा मेंशन करके उसके बाद ये कि मुझे इस तरीके का विवरण चाहिए। नहीं तो इन सब चीज़ों को जो पोर्शन है इसको स्किप भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनके क्वेश्चंस थे, डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिए। अब हमें क्या करना होता है, हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया, हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, और हमें अब नीचे ये बताना होता है कि देखो अब हम पैसे किस तरीके से दे रहे हैं, मतलब कि हम फीस कैसे पे कर रहे हैं। तो जैसे आवेदन शुल्क है, तो इसमें से कोई सी भी चीज़ आप लिख सकते हैं जिस हिसाब से आपने लिखा है। जैसे मान लीजिए ये कि हमने चालान दिया है, जिस भी माध्यम से आप अपनी पे कर रहे हैं ना फीस, जैसे मान लीजिए डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू, तो वो सब मेंशन कर दीजिए कि मेरे द्वारा जो है ये फ़ीस इस तरीके से भुगतान की गई है। पोस्टल ऑर्डर के थ्रू की गई है तो पोस्टल ऑर्डर का नंबर वगैरह यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा, या तो हाँ यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब पोस्टल ऑर्डर करके उसकी संख्या और फिर वो संख्या लिख देना। नीचे लिखने की बात होती है जहाँ नीचे स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको हटा देते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से भुगतान कर रहे हैं। जो ये स्टाम्प फीस होती है ना कोर्ट वाली, ये इसका इतना भी मैंने देखा नहीं है वैलिड होती है नहीं होती है, और पोस्टल स्टैम्प भी अलाउ नहीं होती है। पोस्टल स्टैम्प को यूज़ करने का सीआईसी का ऑर्डर तो है, लेकिन वो अभी कहीं पे ऐसा हमने देखा नहीं है कि यूज़ हो रहा है कि 10 रुपये की फ़ीस की जगह आप पोस्टल स्टैम्प्स जो होते हैं 10 रुपये के वो रख के भेज दो, तो वो भी अभी तक माननीय नहीं माने गए हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आईपीओ जो होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, वो आप भेज दीजिए 10 रुपये का आईपीओ, या फिर डिमांड ड्राफ्ट या चेक वगैरह, या फिर कैश का भी एक प्रश्न बनता है कि क्या हम कैश में जो है पेमेंट कर सकते हैं, या कैश में तो आप कर सकते हो लेकिन कैश रख के नहीं भेज सकते हो डाक के अंदर। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखेंगे कि मेरे द्वारा फीस का भुगतान तो कर दिया गया है, देखो ये सब नहीं लिखना होता। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना होता है, साफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ये मेंशन करना है कि आवेदक द्वारा शुल्क जो है वो जमा कर दिया गया है, और हमने जमा कैसे किया, इनमें से जो भी ऑप्शन आपने यूज़ किया होगा उसके बारे में लिख देना है कि मैंने फलाना के साथ किया, मतलब डिमांड ड्राफ्ट मैंने आईपीओ के साथ कर दिया, या मैंने खुद जाके कर दिया। ये यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी है सिंगल एक लाइन में। ठीक है, उसके बाद जो हमें लिखना है कि अन्य जो आप मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसमें भी अगर कुछ अतिरिक्त शुल्क की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे भी देने के लिए योग्य हूँ, मैं दे दूंगा उसे। मतलब मान लो वो लोग लेटर भेज रहे हैं आपको, इतनी सारी जो है प्रमाणित कॉपी भेजेंगे। ठीक है, कितनी, कम से कम 4 तो ये मांगी हैं, और इसकी भी उन्होंने 2 कापी मांग ली, तो आपने तो 10 रुपये पे किए हैं और फीस लग गई 50 रुपये की उनके अकॉर्डिंग। तो वो आपसे क्या है, जो नेक्स्ट लेटर आपका भेजेंगे रिप्लाई के तौर पे, वो आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं कि आपका जो है अभी शुल्क बकाया है 40 रुपये, आप उसे भेजने का या भुगतान करने का प्रयत्न करें। तो ठीक है, तो आप अन्य वो तो करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है। उससे पहले ही हम अपनी तरीके से एक जो होता है ना संवेदनापूर्वक हम कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई भी शुल्क अतिरिक्त पे करना होगा तो वो भी हमें बता दो, हम नेक्स्ट में ज़रूर उसको भेज देंगे। और चाहो तो तुम इसमें भी रख के भेज सकते हो एडिशनल पैसे का मतलब पोस्टल ऑर्डर, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद
जो नीचे होता है कि कृपया जानकारी जो है मेरे पंजीकृत डाक से भेजें, उससे पहले लिख दीजिए कि इसको कृपया करके टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम में मेरी आरटीआई का जवाब मुझे ज़रूर दे दें। लिख सकते हैं, स्किप भी मार सकते हैं। वो होता है 1-2 लाइन जो होती है हमारे दिल से निकल रही होती है कि हमें लिख देनी चाहिए, जो एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में होती है कि प्लीज़ जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिएगा और सही से दीजिएगा। कुछ भी अच्छे से हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप मारा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिख दीजिए पूरा कंप्लीट। ये वो एड्रेस है जिस पे आपकी डाक क्या आएगी, वापस आएगी, पोस्ट आपका रिप्लाई के फॉर्म में वापस आएगा। तो ये ज़रूर बिल्कुल सही भरिएगा। अगर आपको जो चाहिए तो इसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं और लास्ट में अपना धन्यवाद लिख के अपने लेटर को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब देखो इसमें 1-2 चीज़ों का और अंतर आएगा, वो ये है, एक तो बीच में या फिर यहीं कहीं पे साइड में अपने आईपीओ का जो भी आपने अगर पोस्टल ऑर्डर से पे किया है, तो पोस्टल ऑर्डर से पे किया है ना, तो उस पोस्टल ऑर्डर का जो भी नंबर होगा, रेफरेंस नंबर, प्लीज़ उसको ज़रूर मेंशन करना साइड में अपनी आरटीआई में। रेफरेंस नंबर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, 5F ऐसे करके शुरू होता है, वो ज़रूर मेंशन करना हुआ। और अगर इसमें जैसे इन्होंने सिर्फ ये पूछे थे, ये अपनी तरफ से डिटेल दी थी, मान लो किसी की एप्लीकेशन में कोई और डिटेल है जिसमें वो खुद ही 2-4 कॉपियों को अटैच करके भेज रहा है, मतलब फ़ोटो कॉपीज़ एडिशनल डिटेल के तौर पे भेज रहा है, तो जितनी भी कॉपीज़ या फिर आप जो है भेज रहे हैं उसको संलग्न करके तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, यहाँ साइड में एक चीज़ और मेंशन करेंगे, संलग्न करके लिखेंगे या फिर अटैच करके लिखेंगे। और अटैच करके ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो या फिर संलग्न में पेज नंबर भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 3 कॉपीज़ अटैच करके लिखी तो 3, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 3 चीज़ें अटैच की हैं। हिंदी में संलग्न करके जो होता है ना, जो लिखते हैं वो सब लिख देना, या फिर अटैच लिख दो, 3 लिख दो, या फिर उन सब चीज़ों का नाम भी लिख सकते हैं हम जो चीज़ें आपने अटैच की हैं, कि मैंने फ़लाना ये कॉपी की है, 2 कॉपी इसके आगे की ये, इस कॉपी का नाम ये है, तीसरी कॉपी का ये, मतलब फ़ोटो कॉपी किस चीज़ की है, वो सब लिख दिया। लास्ट में धन्यवाद होके ख़त्म हो गई आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन। बाकी भेजना कैसे है, क्या करना है, वो सारी दूसरी वीडियोस में भी है और वो अलग चीज़ है। तो ये आपका पूरा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको आरटीआई लिखनी है। क्वेश्चन आपका रहेगा, डिटेल्स आपकी रहेंगी, क्वेरीज आपकी रहेंगी सारी की सारी, लेकिन चीज़ें क्या रहेंगी, फॉर्मेट सबका सेम ही रहना है। तो ये हो गया जो लिखा लिखाया है। एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर मैं वो खुद लिखूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में लिखूंगी, जिसमें कोई सा भी टॉपिक उठा लूँगी, गाँव के प्रधान को लिखी हुई, मतलब गाँव का जो पंचायत विभाग होता है उसको जो आरटीआई लगानी है, जिसके लिए हमने स्टार्ट किया था ये वीडियो, तो वो मैं नेक्स्ट में डाल दूँगी जैसे मैंने बताया। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। सारी क्वेरीज इसमें आपकी रिजॉल्व हो रही हो।